वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो ओम्स लॉ को शुरू करने के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं उन पर आधारित है। ओम का नियम तब आपको समझ में आएगा प्रूविंग जब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आप समझ लेंगे। जैसे कि उनके नाम सुनिए। अगर आप नोट्स बना ही रहे हैं तो ये कुछ हेडिंग्स हैं, मैं एक एक करके समझाऊंगा। मैंने लिख दिया एक साथ है। माध्य मुक्त पथ, जैसे सबसे पहली जो डेफिनेशन हम सिखाने वाले हैं उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहेंगे मीन फ्री पाथ और हिंदी में कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या मतलब है इसका थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैंने पिछले आर्टिकल में समझाया था कि जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाह्यतम कोश में, वो आसानी से मुक्त हो जाते हैं और अंतरा परमाणविक आकाश में घूमने लगते हैं। अगर किसी चालक की संरचना पे हम चर्चा करें, जैसे मान लो ये कोई तार है, समझाने के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये इसके अंदर परमाणुओं की स्थिति है। किसकी स्थिति है? परमाणु को एकदम रेगुलर लाइन से थोड़े बने होते हैं, ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े ऐसा कुछ होते हैं। इसमें एक कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन विचरण कर रहा है। जैसे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये गति करेगा, तो गति करते समय देखो जो चलता ये सीधा है। देखिए ध्यान देना, मूवमेंट इसका कैसा होता है? एकदम स्ट्रेट, और किसी न किसी परमाणु से टक्कर करेगा। जो उसके परमाणु रास्ते में आएगा उसे टकरा नहीं जाएगा? बताओ। टकराने के बाद इसका मार्ग बदल जाएगा, किसी दिशा में मुड़ जाएगा। ये ऐसे देखो, फिर यहां टक्कर होगा, फिर ये कहीं टकरा करके मुड़ेगा, फिर मुड़ेगा। मतलब किधर को भी मुड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? मूवमेंट इधर उधर होता चला जाता है ऐसे, फिर टक्कर हो गई, फिर टक्कर हो गई, ऐसे करके ये इधर उधर टहलता रहता है इसके अंदर। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को समझाने की कोशिश की है। आप जरा गौर से देखो कि इन दो परमाणुओं के बीच जो ये रास्ता है, ये जो पथ है, इसके बीच में तो कोई टक्कर नहीं हो रही ना। देखो ये दो परमाणु हैं, इनके बीच में जगह खाली है, मतलब यहां कोई टक्कर तो है नहीं। तो हम कह सकते हैं दो टक्करों के बीच जो मार्ग चलेगा, वो जो रास्ता तय करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? मुक्त पथ। क्या कहेंगे? किस बात से मुक्त है ये बताओ? टक्करों से मुक्त है। भाई प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? किसी को पता है? नहीं पता है। 1914 से 1918 कब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? 1914 टू 1918 तक। 18 के बाद फिर शांति हो गई और 1939 तक लगभग बिल्कुल शांति बनी रही। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। वो 1939 से शुरू हुआ था और वो 1945 तक चला। तो कह सकते हो 1918 से और 1939 तक लगभग 20 वर्ष शांति से गुजरे कि नहीं गुजरे? तो इस समय का जो रास्ता है, मार्ग है, अगर कोई चीज चल रही है, अगर प्रोग्रेस में है, तो उस मार्ग को शांति का पथ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? या झगड़ों से मुक्त पथ कह देंगे? तो मेरे कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि किन्हीं दो टक्करों के बीच की जो दूरी है ना, वो मुक्त पथ है। ऐसे कई टक्करें हो, मान लो 10, 15, 20, 50, 100, तो उसको हम संख्या के तौर पे n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अगर n टक्कर हो जाए, देखो ये कोई दूरी बराबर तो है नहीं। देखो ये पथ की लंबाई कुछ और है, ये पथ की लंबाई कुछ और है, और इस पथ की लंबाई कुछ और है, इस पथ की लंबाई कुछ और है, इस पथ की लंबाई कुछ और है, इसकी कुछ और, अलग अलग लंबाइयां हैं कि नहीं? तो कई इकट्ठा लेकर के उनका औसत निकाल दिया जाए। माध्य तो पढ़ा होगा, समांतर माध्य, तब इसको बोलेंगे माध्य मुक्त पथ, यानी कई मुक्त पथों का एवरेज। तो बात आती मीन फ्री पाथ क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या है। देखो मैं इसकी परिभाषा बताने वाला हूं। तो मैं कहूंगा किन्हीं दो टक्करों के बीच की दूरी किन्हीं दो टक्करों के बीच की दूरी को मुक्त पथ कहते हैं। पहले हमने क्या बोला? मुक्त पथ।
पथ को इंग्लिश में पाथ कहते हैं, बस इतना फर्क होता है। मुक्त पथ कहते हैं। तथा अब अगर हम मुक्त पथों का औसत निकाल दें तो उनको हम बोलते हैं क्रमागत टक्करों के बीच औसत दूरी। तथा दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत दूरी मुक्त माध्य पथ कहलाती है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ये लैम्डा सिंबल है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। देखो, अगर हम सूत्र के हिसाब से कहें तो जो लैम्डा होगा वो कई लैम्डा के औसत से बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से मुक्त पथ का सूत्र बनेगा, माध्य मुक्त पथ का। इसके बाद जो दूसरा बिंदु हमें सीखना है उसको हम कहते हैं श्रांतिकाल। क्या कहते हैं भैया जी? श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। तो हेडिंग तो पड़ेगी रिलैक्सेशन टाइम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता भाई, तो अब हम उसकी बात करने वाले हैं, रिलैक्सेशन टाइम की। देखो, वही बात है, दो टक्करों के बीच दूरी है वो मुक्त पथ है, और जो समय उसमें लगेगा वो रिलैक्सेशन टाइम होगा। रिलैक्स रहा उतनी देर की नहीं रहा, बताओ भाई, शांति बनी रही कि नहीं बनी रही? तो हम कहेंगे कि किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगे औसत समय को श्रांतिकाल कहते हैं। श्रांतिकाल कहती हैं। इसे जो हम प्रदर्शित करते हैं तो टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, जरा भी जान लो। जो टाउ है वो कई श्रांतिकाल टक्करों के होंगे, हर टक्कर का अपना एक समय रहा होगा, उससे औसत निकाल लिया गया तो ये बन जाता है श्रांतिकाल। इसके उपरांत हमें जो अगली पॉइंट पढ़ना है, देखिए हेडिंगों में हमारे पास बहुत सी चीजें लिखी थी। ऊष्मीय वेग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? ऊष्मीय वेग को इंग्लिश में कहेंगे थर्मल वेलोसिटी। क्या कहेंगे भैया जी? हाँ, थर्मल स्पीड भी कह सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा थर्मल वेलोसिटी। क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझना। यहाँ हमारा जो अध्ययन है ना, वो किसी धातु के तार के अंदर होने वाली चीजों पे अध्ययन चल रहा है। मेटल पे, चालक पे। तो चालक के अंदर परमाणु होते हैं। देखो, अभी चर्चा की थी मैंने, कोई चालक तार है, इसके अंदर परमाणु उपस्थित होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, बहुत से परमाणु है कि नहीं है? ये देखो, इन्हीं के बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमता कि नहीं घूमता? बताओ। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ध्यान रखने वाली बात है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो चलता वो सीधा है, लेकिन जब मार्ग में कोई परमाणु पड़ जाता है तो उससे टक्कर होने की वजह से उसका रास्ता बदल जाता है। भाई जैसे ये यहां गया, देखो, यहां से टक्कर के बाद इधर घूम गया, देखो। और वेग तो सदिश राशि होती, जानते हो कि नहीं जानते हो?
दिशा बदलती है तो वेग को बदलता हुआ मान लेते हैं। और दो वेग अगर एक ही विपरीत दिशा में हो, बराबर हो, तो आंसर क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। तो ऐसे देखो बार बार टक्कर हो रही है, कहीं कुछ टक्कर हो रही, कहीं कुछ टक्कर हो रही, कुल मिला के टोटल अगर देखा जाए कभी, तो कोई ना कोई वेग एक दूसरे को देखो कट करता है। जैसे ये वेग देखो इस वेग से निरस्त हो जाएगा, ये वाला वेग इस वेग से निरस्त हो जाएगा। क्यों? दिशाएं सच विपरीत होंगी। तो पूरे चालक के अंदर जब एक औसत निकालते हैं कई वेगों का, देखो कई बार टक्कर हुई है, ध्यान रखना। मान लो पहली बार हमने जो टक्कर हुई उस समय वेग मान लिया u1 था, फिर दोबारा टकराया तो u2, u3, un, यानी जब पूरी टक्करें बहुत सी ले ली जाएं, उनका औसत निकालो तुम, तो लगभग हमें क्या मिलेगा? 0। जब तक बैटरी नहीं जोड़ी है, केवल ऊष्मा के कारण ये गति हो रही है, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो जो ऊष्मीय वेग होता है, ध्यान रखिए, औसत, वो कितना होता है? 0। ये बात ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है? इसका भी उपयोग होगा आगे चल के, ठीक। अगली हेडिंग पे हम आते हैं। बहुत छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको सीखनी है, लेकिन जो अब जो सिखाने वाला हूं मैं, अभी तक ये जो चीजें सिखाई हैं ये परीक्षा उपयोगी नहीं थी, बोर्ड में इनकी परिभाषा नहीं आती है, लेकिन जो अब लिखाने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी आती है, इसका यूज भी बहुत है आगे। तो हेडिंग डालो अनुगमन वेग। इसको बहुत कायदे समझ लेना। इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं अपवाह वेग। क्या कहते हैं भैया जी? अपवाह वेग। इंग्लिश अगर हम कहें तो इंग्लिश में इसका नाम होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख दो। क्या लिख दो भाई जी? ये वर्ड, ये टॉपिक कैसा है भैया? इंपॉर्टेंट है। कैसा भैया? इसे हम कैसा मानने वाले हैं? हाँ, इसमें कतई कोताही नहीं, इसको याद करना अच्छे से। अनुगमन या अपवाह वेग नाम से ये टॉपिक पूछा जाता है। यूज तो इसका है ही आगे, लेकिन ये अलग से परिभाषा भी आती है, ठीक है? क्या होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग, थोड़ा समझना बहुत ध्यान से। देखो, एक कोई बैटरी या सेल होगा, मान लो, उसके दो सिरे होते कि नहीं होते? बताओ। एक धन सिरा और एक ऋण सिरा। इनके धन और ऋण सिरे के बीच में यदि हम किसी चालक को जोड़ दें, चालक माने तार की बात हो रही है, समझाने के लिए हमने इतना मोटा तार दिखा दिया आपको कि आसानी से बात समझ में आ जाए। इसके अंदर परमाणु तो उपस्थित ही है तमाम। देखो, तमाम परमाणु होते कि नहीं होते? बताओ। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वो इनसे टकराता हुआ ही तो आगे बढ़ेगा। तो सुनिए जरा परिभाषा इसकी, फिर लिखना बाद में। अभी जो पीछे ऊष्मीय वेग सिखाया था उसमें बैटरी से कनेक्शन की चर्चा नहीं की थी मैंने, वो तो टेम्परेचर की वजह से गति हो रही थी। यहां किसकी वजह से गति करेगा इलेक्ट्रॉन? विभवांतर की वजह से। किसकी वजह से? भाई बैटरी है तो इसका कोई वोल्टेज भी तो होगा। तो सुनिए जरा बहुत गौर से। जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है, देखो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? देखो, जब किसी चालक तार को, ठीक है, चालक को, तार को, कुछ भी कह सकते हो, जब किसी चालक को बैटरी के सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है तो बैटरी का विभवांतर चालक के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करना चाहता है। कौन सी गति? त्वरित माने एक्सीलरेटेड मोशन, स्पीड एकदम बहुत तेजी से। बाइक में एक्सीलरेटर होता है कि नहीं होता है? वैसी गति देना चाहता है, किंतु वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक धीमा और औसत वेग ही दे पाता है। दे कैसा पाता है? एवरेज। देना कैसा चाहता था? त्वरित। क्यों एवरेज दे पाया? उसका कारण सुन लो। बीच में रुकावट पड़ी है नहीं तमाम। तुम ही मान लो यहाँ क्लासरूम में सीटें पड़ी हैं, यहां से भागना चाहो बहुत तेजी से किसी कारण से, तो क्या उस जिस स्पीड से चाहते हो उस स्पीड से भाग पाओगे? बीच में बेंच पड़ जाएंगे, घुटने टूट जाएंगे तुम्हारे, नहीं टूटेंगे? बताओ। तो बच बच के तो भागोगे। बाधा ना हो, एकदम खाली मैदान हो तो बहुत तेज भाग लोगे। वही स्थिति समझ लो।
फिर सुन लीजिए एक बार परिभाषा, फिर मैं लिखाता हूं, ठीक है। हम कहेंगे जब किसी चालक तार को बैटरी के सिरों के बीच जोड़ा जाता है तो बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करना चाहता है, किंतु मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वह एक धीमा और औसत वेग ही प्रदान कर पाता है जिसकी दिशा तार की लंबाई के अनुदिश होती है। देखो, लंबाई के अनुदिश दिशा होने का मतलब देखो, वो इस तरफ ऐसे भाग पाता है, ऊपर नीचे नहीं भाग पाता है। एवरेज वेलोसिटी किधर निकलती है? आगे की तरफ, लंबाई की दिशा में। अगर अनुगमन वेग की दिशा पूछी जाए तुमसे तो इसकी दिशा किस तरफ आती है? तार की लंबाई की दिशा में। तभी तो तार से धारा आगे बढ़ पाती है। ऊपर नीचे जाए तो कहां बढ़ पाएगी बताओ? इस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना, V मतलब वेग होता कि नहीं होता बताओ, और D सफिक्स में छोटा सा डाल दो, देखो ऐसे V और सफिक्स में D। D से मतलब ड्रिफ्ट है और V मतलब वेलोसिटी है, तो इसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान लगभग जो आता है वो 10 के घात -4 मीटर पर सेकेंड आ पाता है। कितना आ पाता है? 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये घात की केवल हमने चर्चा की है, इसके गुणा में कुछ भी संख्या आ सकती है, सवाल वगैरह लगाना। 2 × 10 के घात -4, 4 × 10 के घात -4, 3.5, कुछ भी, मतलब 7 × 10 का, मतलब मेन चीज पावर हमारी लगभग हमेशा कितनी मिलेगी? 10⁻⁴। ये है अनुगमन वेग। चलो और परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए बनाया था। तो हम कहेंगे जब किसी तार का भावार्थ हमारा किससे होता है? चालक से, जिसके अंदर आवेश चल सके। जब किसी तार को बैटरी के सिरों के मध्य जोड़ा जाता है तो बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को त्वरित गति प्रदान करना चाहता है। त्वरित गति प्रदान करना चाहता है, किंतु एक धीमा व औसत वेग ही प्रदान कर पाता है। इसी औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि दिशा तार की लंबाई के अनुदिश होती है। इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, V सफिक्स D।
विधि से प्रदर्शित करते हैं। इतना भैया जी नोट करो, फिर आगे बताते हैं।